सत्ता पर तुर्की अमीर वर्ग के एकाधिकार की समाप्ति। सल्तनत से जुड़े श्रेष्ठ पद अब जातीय अथवा नस्लीय आधार पर नहीं, अपितु योग्यता के आधार पर प्राप्त किए जा सकते थे। रक्त की शुद्धता और उच्च कुलीनता पर आधारित बलबन का राजत्व सिद्धांत खिलजी काल में समाप्त हो गया। हालांकि खिलजी सुल्तान तुर्क थे, लेकिन उन्होंने गैर तुर्कों को भी प्रशासन में शामिल किया। इतना ही नहीं, खिलजी काल में साम्राज्यवादी तथा आर्थिक नीतियों में प्रबल परिवर्तन देखने को मिले। इन्हीं परिवर्तनों को मध्यकालीन इतिहास में खिलजी क्रांति कहा जाता है। आपका बिल्कुल टाइम खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी एक निष्ठावान, निष्कपट, दयालु और उदार व्यक्ति था, लेकिन वह शाही सत्ता का दृढ़ता के साथ प्रयोग करने में असमर्थ रहा। जलालुद्दीन खिलजी जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तब वह 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था। हालांकि वह एक योग्य सेनापति था, लेकिन अब वह युद्धप्रिय नहीं रह गया था। जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा के अनुकूल व्यवहार नहीं किया और न ही उसके अनुकूल उसकी महत्वाकांक्षाएं रहीं। जब जलालुद्दीन खिलजी बलबन के लाल महल में गया था, तब वह बाहर के फाटक पर ही घोड़े से उतर गया और बलबन के सिंहासन को देखकर रो पड़ा तथा सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। जलालुद्दीन की इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर उसके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को बलपूर्वक सिंहासन हथियाने का उचित अवसर मिल गया। भिलसा, चंदेरी और देवगिरी को लूटकर अपार धन लेकर अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर के रास्ते लौट रहा था। उस वक्त जलालुद्दीन ग्वालियर में मौजूद था। लूट में मिले अपार कोष और प्रशिक्षित सेना की सहायता से अलादीन को अपनी योजना कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अमीर ए हाजिब अहमद चप ने सुल्तान जलालुद्दीन को सलाह दी कि अलाउद्दीन को मार्ग में ही रोककर उससे देवगिरी से प्राप्त धन छीन लेना चाहिए, अन्यथा वह धन उसे शक्तिशाली बना देगा जो राज्य के हित में नहीं होगा। परंतु सुल्तान ने उसकी सलाह को ठुकरा दिया। जलालुद्दीन जब दिल्ली लौट गया, तब अलाउद्दीन ने एक षड्यंत्र के तहत अपने भाई अल्मास बेग को पत्र लिखा कि वह बहुत भयभीत है, क्योंकि उसने सुल्तान की आज्ञा के बिना देवगिरी पर आक्रमण किया और वह सुल्तान को देवगिरी की संपूर्ण संपत्ति सौंपने को तैयार है, बशर्ते सुल्तान स्वयं कड़ा मानिकपुर आए, अन्यथा वह बंगाल भाग जाएगा अथवा आत्महत्या कर लेगा। अलाउद्दीन की चाल चल गई, क्योंकि अपने सभी वफादार सरदारों की सलाह ठुकरा सुल्तान जलालुद्दीन उससे मिलने नदी मार्ग से मानिकपुर पहुंच गया, जबकि उसकी सेना अहमद चप के नेतृत्व में स्थल मार्ग से गई। वहीं अलाउद्दीन भी गंगा नदी पाकर मानिकपुर पहुंच गया। अल्मास बेग की प्रार्थना पर जलालुद्दीन ने अपने शस्त्र उतार फेंके तथा अपने सरदारों के शस्त्र भी उतरवा दिए थे, जबकि अलाउद्दीन की सेना गंगा तट पर पंक्तिबद्ध खड़ी थी। गंगा नदी के तट पर अलाउद्दीन अपने चाचा जलालुद्दीन के पैरों पर गिर पड़ा। सुल्तान ने उसे उठाकर गले लगाया और उसे आश्वस्त करते हुए अपनी नाव की तरफ बढ़ा। तभी अलाउद्दीन के इशारे पर उसके एक सरदार इख्तियारुद्दीन ने सुल्तान को धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और उसका सिर काट लिया। यह घृणित कृत्य 20 जुलाई 1296 ईस्वी को किया गया। शहीद सुल्तान के कटे हुए मस्तक से अभी रक्त टपक ही रहा था। उसी समय शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर को ऊपर उठाया गया और वह सुल्तान घोषित किया गया। इतना ही नहीं, सुल्तान जलालुद्दीन के कटे हुए सिर को कड़ा मानिकपुर और अवध की सीमाओं में एक साधारण अपराधी के सिर की भांति घुमा घुमाकर जनसाधारण को दिखाया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। जलालुद्दीन खिलजी के भाई शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र अलाउद्दीन के शिक्षा दीक्षा की विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतना अवश्य है कि वह शस्त्र शिक्षा में निपुण था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी एक पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से तथा दूसरी पुत्री का विवाह उसके छोटे भाई अल्मास बेग से किया था। सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को अमीर ए तुजुक तथा अल्मास बेग को
अखूर बेग का पद दिया था। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन को कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी मिली थी। 1292 ईस्वी में सुल्तान की आज्ञा से भिलसा को लूटा। उसके बदले में उसे अवध की सूबेदारी दी गई। 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण कर अतुल संपत्ति हासिल की, जिससे उसके सम्मान और शक्ति में वृद्धि हुई। साम्राज्य विस्तार के दौरान अपनी विजयों और सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंद ए सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह इतना अधिक महत्वाकांक्षी हो उठा कि संपूर्ण विश्व को जीतकर एक नवीन धर्म चलाने की बात सोचने लगा। परंतु उसके मित्र एवं वफादार कोतवाल अलाउल मुल्क ने सलाह दी कि पहले वह भारत के विस्तृत प्रदेश को जीतने का प्रयत्न करे और नवीन धर्म चलाने विचार त्याग दे, क्योंकि यह कार्य शासकों का नहीं वरन पैगंबरों का होता है। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने सफल गृहनीति के द्वारा एक निरकुंश राजतंत्र की स्थापना की तथा अपने राज्य का विस्तार कर भारत में मुस्लिम साम्राज्यवाद को पूर्णता पर पहुंचा दिया। दिल्ली के सिंहासन पर बैठते ही अलाउद्दीन ने सबसे पहले जनता में दिल खोलकर धन बांटे, जिससे लोग बहुत जल्द ही उसके चाचा के वध की घटना को भूल गए। इसके बाद उसने अपने वफादार सरदारों को बड़े बड़े पद और सम्मानित उपाधियां प्रदान की। परंतु अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य समस्या अरकली खां और उसके परिवार तथा उन वफादार जलाली सरदारों से थी जो मुल्तान से थे। ऐसे में अलाउद्दीन ने उलूग खां तथा जफर खां के नेतृत्व में 40,000 सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजी। कुछ माह के घेरे के पश्चात अरकली खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात उसके परिवार के सदस्य तथा जलाल सरदार बंदी बना लिए गए। रास्ते में सुल्तान अलाउद्दीन के आदेश पर अरकली खां, रुकनुद्दीन इब्राहिम, अहमद चप और मलिक अलुग को अंधा कर दिया गया। बाद में हांसी के कोतवाल ने अरकली खां, उसके 2 पुत्रों और रुकनुद्दीन इब्राहिम का वध करवा दिया। इसके अतिरिक्त नुसरत खां के सुपुर्द किए गए अहमद चप और मलिक अलगू भी कत्ल कर दिए गए। 1297 और 1299 ईस्वी में हुए 2 मंगोल आक्रमणों को विफल करने के बाद उसने अधिकांश जलाली सरदारों को अंधा करवा दिया और कुछ को कैद कर उनकी संपत्ति जब्त कर ली। इसके बाद अपने वफादार सरदारों का गुट बनाया जो उसके लिए सहायक सिद्ध हुए। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली एवं निरकुंश राज्य की स्थापना करना था। साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा तथा मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उसे एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, जिसके लिए राज्य की आय में वृद्धि करना आवश्यक था। अधिक से अधिक राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से उसने लगान व्यवस्था की प्राचीन परंपराओं को तोड़कर एक नवीन व्यवस्था की नींव डाली। पहला परिवर्तन उसने उन व्यक्तियों पर किया जो अब किसी भी रूप में राज्य की सेवा नहीं कर रहे थे। उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली गई जो राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, वक्फ आदि के रूप में मिली हुई थीं। उसने योग्यता तथा राज्य की सेवा के आधार व्यक्तियों को भूमि प्रदान की तथा इसका स्पष्ट ब्यौरा रखा कि किस व्यक्ति के पास कौन सी और कितनी भूमि है। अलाउद्दीन के इस सुधार से राज्य की भूमि में वृद्धि हुई। केवल योग्य व्यक्तियों के पास भूमि रही और पुराने सरदारों का प्रभाव कम हुआ। अलाउद्दीन ने दूसरा कदम खूंट चौधरी और मुकद्दमों के खिलाफ उठाया, जिन्होंने अपने पद को वंशानुगत कर रखा था। इन सभी से भूमि छीनकर इनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इन सबसे सभी प्रकार के कर वसूल किया जाने लगा। ऐसे में अब जमींदार और साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन ने लगान पैदावार का 1/2 भाग कर दिया, और वो भी गल्ले के रूप में। यह पहला सुल्तान था जिसने भूमि पैमाइश के आधार पर लगान वसूल किया। इसके लिए बिस्वा को इकाई माना गया। इसके साथ ही उसने 2 नए कर लागू किए, मकान कर और चराई कर। जजिया, सिंचाई कर तथा आयात निर्यात कर पूर्ववत ही रहे। करही नाम का एक अन्य कर भी था। राज्य के किसानों से उनके पैदावार का 80% तक कर के रूप में वसूली की जाती थी। व्यापारिक कर के रूप में मुसलमानों से 5% तथा हिंदुओं से 10% कर इकट्ठा लिया जाता था।
अपनी लगान व्यवस्था को पूरे राज्य में समान रूप से लागू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी और हजारों की संख्या में आमिल, मुंशरिफ, मुहस्सिल, गुमाश्ता, नवसिंदा तथा सरहंग नामक पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। रिश्वत और बेईमानी रोकने के लिए उसने लगान अधिकारियों की वेतन वृद्धि भी की तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कठोर दंड के रूप में वर्षों जेल में रहना पड़ता था। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त कर दिया। ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, लेकिन अपने कठोर शासन से लगान व्यवस्था के उद्देश्य में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को लेकर विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। चूंकि सुल्तान ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी और उसे नकद वेतन देता था, यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो भी राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। इसके अतिरिक्त वह यह भी चाहता था कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न हो। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर बढ़ाकर आय में पर्याप्त वृद्धि की थी, लेकिन यह आय उसकी विशाल सेना का व्यय वहन करने में अक्षम थी। अतः उसने वस्तुओं के मूल्यों में कमी व कीमत सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। उसने सावधानी से उन सभी वस्तुओं की सूची बनवाई जो सैनिक के दैनिक जीवन में काम आती थीं। वस्तुओं के मूल्य निर्धारण तथा आपूर्ति की तरह ही वस्तु वितरण की भी उचित व्यवस्था थी। प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर माल उपलब्धता निश्चित की गई। प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दीवाने रियासत कार्यालय में लिखवाना पड़ता था। इसके साथ ही उपभोक्ता वर्ग को आज्ञा पत्र यानी राशन कार्ड दिए गए थे। उन्हीं के हिसाब से वस्तुएं मिलती थीं। प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से 3 तरह के बाजार थे: मंडी, कपड़ों तथा निर्यात व विदेशों से आने वाले माल के लिए सराय ए अदल व घोड़ों, मवेशियों तथा गुलामों के लिए अलग बाजार और दैनिक जीवन के उपभोग वस्तुओं के लिए अलग बाजार की व्यवस्था की गई थी। सुल्तान का विचार था कि वस्तुओं का मूल्य राज्य की ओर से निश्चित हो, किसी को निश्चित मूल्य से अधिक कर वसूलने की आज्ञा न हो। बाजार में निरीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं, जो इस बात का देखरेख करते रहें कि राजाज्ञाओं का किसी प्रकार से भी उल्लंघन न हो। अर्थात इस बात का पूरा ध्यान रखा गया था कि सुल्तान द्वारा निश्चित किए गए मूल्यों पर ही वस्तुएं बेची जाएं और तौल में भी ठीक हो। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी का आदेश था कि मूल्य नियंत्रण संबंधी आदेशों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिया जाए और दीवान ए रियासत नाजिर याकूब ने उन्हें यथाशक्ति क्रियान्वित किया। बाजार के नियमों का ठीक प्रकार से अनुपालन कराने के लिए सेंसर और नापतौल अधिकारी भी नियुक्त किए गए। मलिक कबूल को शहना ए मंडी नियुक्त किया, जिसे बाजार का अधीक्षक कहा जाता था। बाजार के सभी व्यापारियों को शहना ए मंडी के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था। बाजार का निरीक्षण करने वाले अधिकारी बरीद ए मंडी की नियुक्ति की गई थी। वस्तुओं की बिक्री का परमिट जारी करने वाला अधिकारी परवाना नवीस होता था। बता दें कि दीवान ए रियासत के कठोर निरीक्षण के बावजूद व्यापारी ग्राहकों को छलते थे, खोटे बाट रखते थे और अच्छी किस्म की वस्तुएं अलग रखते थे। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी अपने छोटे गुलाम लड़कों को कुछ जीतल देकर भिन्न भिन्न वस्तुएं खरीदने के लिए भेजता था। नाजिर इन गुलाम लड़कों द्वारा लाए गए सामानों की जांच करता था। यदि कोई दुकानदार कम तौलता था तो उसके शरीर से उतनी ही मात्रा में मांस काट लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी एक मुस्लिम सुल्तान होते हुए भी कभी इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया और न ही किसी उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वह राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखने वाला था। वह निरकुंश सत्ता एवं प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र में विश्वास रखता था। वह स्वयं को केंद्रीय सत्ता का धूरी मानता था, जिसके चारों तरफ राज्य रूपी पहिया घूमता रहता था। सुल्तान के अधिकारों पर धर्म कोई प्रतिबंध लगाए, यह उसे स्वीकार नहीं था।
उसके अधीनस्थ सभी पदाधिकारी एक कर्मचारी की तरह कार्य करते थे, जो केवल उसकी राजाज्ञा का पालन करते थे। निष्कर्षतः उसने कभी राजनीति को धर्म से प्रभावित नहीं होने दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अनुभव किया कि उसके राज्य में जब भी विद्रोह हुए, उसका कारण गुप्त सूचनाओं का सही समय पर प्राप्त नहीं होना था। इसलिए उसने एक गुप्तचर विभाग का गठन किया। दीवाने बरीद तथा मुनहिस गुप्तचर राज्य की सभी घटनाओं एवं स्थानों की पर्याप्त जानकारी देते रहते थे। अलाउद्दीन का गुप्तचर विभाग इतना सफल हुआ कि उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति बगावत का एक शब्द नहीं बोल सकता था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज को अजमेर वापस लौटा दिया था। गोरी के गजनी लौटते ही हरिराज ने गोविंद राज को अजमेर से खदेड़ दिया। तब गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी। तत्पश्चात ऐबक ने हरिराज का दमन किया, जिससे दुखी होकर हरिराज ने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहानों का शासन स्थापित हुआ। गोविंदराज को रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। गोविंदराज के बाद उसका पुत्र वल्लन देव, इसके बाद वीर नारायण, फिर उसका पुत्र बाघभट्ट रणथंभौर का शासक बना। बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह शासक बना। जैत्र सिंह के सबसे योग्य और छोटे पुत्र हम्मीर देव चौहान को रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी उसे पराजित करने में असफल रहा था। अमीर खुसरो के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी मार्च 1291 ईस्वी में दिल्ली से रणथंभौर की ओर रवाना हुआ और झाइन पर अधिकार कर लिया। झाइन में हुए संघर्ष में हम्मीर देव का सेना नायक गुरुदास सैनी मारा गया। इसके पश्चात उसने आगे बढ़कर रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी की, लेकिन काफी दिनों के बाद भी वह राणा हम्मीर देव की मजबूत घेराबंदी को नष्ट करने में असक्षम रहा। इसके बाद जून 1291 ईस्वी में वह दिल्ली लौट गया। इसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो राजस्थान विजय की योजना बनाई, लेकिन रणथंभौर दुर्ग जीते बिना यह संभव नहीं था। राणा हम्मीर देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को शरण देना भी रणथंभौर आक्रमण का दूसरा सबसे बड़ा कारण था। दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन उनका आक्रमण विफल हुआ और इस संघर्ष में नुसरत खां मारा गया। तुर्की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद स्थिति की गंभीरता देखकर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण किया और रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर दी। 1 वर्ष के निरंतर घेरे के पश्चात भी न तो किले को जीता जा सका और न ही राजपूतों ने आत्मसमर्पण ही किया। हम्मीर देव ने अपनी 2 सेनाएं रणमल और रखी रतिपाल को संधि के लिए भेजा, लेकिन खिलजी ने इन दोनों को दुर्ग सौंपने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। आखिरकार जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग को जीत लिया। इससे पूर्व राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था और राणा हम्मीर देव के साथ राजपूत सैनिक भी युद्ध में मारे जा चुके थे। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का एक प्रमुख कारण राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी पद्मिनी को हासिल करना था। 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद भी जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग को जीतने में असमर्थ रहा, तब उसने यह शर्त रखी कि यदि वह रानी पद्मिनी की शक्ल देख लेगा तो वापस लौट जाएगा। राणा रतन सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अलाउद्दीन को दुर्ग के अंदर बुलाकर दर्पण में रानी पद्मिनी की शक्ल दिखाई। सुल्तान खिलजी दुर्ग से लौट रहा था तो रतन सिंह राजपूती शिष्टाचार के तहत उसे छोड़ने के लिए उसके खेमों तक गया, जहां रतन सिंह को कैद करके दिल्ली ले जाया गया। रानी पद्मिनी ने अपने 2 राजपूत सरदारों गोरा बादल से विचार विमर्श कर 1600 पालकियों में अपनी दासियों की जगह चुने हुए सैनिकों को बैठाकर गाजे बाजे के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुई।
दिल्ली पहुंचकर रानी पद्मिनी ने सुल्तान के पास सूचना भिजवाई कि वह शाही हरम में शामिल होने से पूर्व केवल एक बार राणा रतन सिंह से मिलना चाहती है। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन से स्वीकृति मिलते ही रानी पद्मिनी अपने राजपूतों सैनिकों के साथ राणा रतन सिंह से मिलने पहुंची और अचानक आक्रमण करके राणा को छुड़ा लिया। उसी रात्रि सरदार बादल के साथ रानी पद्मिनी और राणा रतन सिंह मेवाड़ के लिए रवाना हुए। शाही सेना को मार्ग में रोकने की जिम्मेदारी गोरा की थी, लेकिन युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि राणा रतन सिंह और रानी पद्मिनी सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। राणा रतन सिंह ने चित्तौड़ पहुंचने के बाद कुंभलगढ़ के शासक देवपाल पर आक्रमण किया, जिसने उसकी अनुपस्थिति में पद्मिनी को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। इस युद्ध में राणा रतन सिंह ने देवपाल को मार दिया, परंतु स्वयं घायल हो गया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी राणा के साथ सती हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर उस किले पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तलवार के दम पर ही राजगद्दी हासिल की थी, अतः तलवार के द्वारा ही उसका और उसके शासन का अंत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के अंतिम दिन बेहद कष्टप्रद साबित हुए। उसका बड़ा बेटा खिज्र खां भोगविलासी हो चुका था। उसकी पत्नी मलिका ए जहान उससे उदासीन होकर अपने विलास में मस्त थी तथा अपने भाई अल्प खां के साथ मिलकर मलिक काफूर की शक्ति को कमजोर करने में लगी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का जब स्वास्थ्य खराब हो गया, तब उसने महसूस किया कि उसकी पत्नी और उसका पुत्र उसकी परवाह नहीं करते। तब उसने 1315 ईस्वी में मलिक काफूर को दक्षिण भारत से बुला लिया। लेकिन मलिक काफूर ने सुल्तान की मृत्यु निकट जानकर सत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया। अलाउद्दीन जब बिस्तर पर था, तब उसने अल्प खां की महल में ही हत्या कर दी। मलिका ए जहान को कैद कर लिया गया तथा खिज्र खां को पहले अमरोहा भेजा गया और बाद में ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। मलिक काफूर राज्य का सर्वेसर्वा बन गया। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी का ऐश्वर्य और उसकी सत्ता नष्ट हो रही थी। कुछ विद्वानों का कहना है कि मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को धीमा जहर दे दिया था। आखिरकार 5 जनवरी 1316 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।